हाय एवरीवन। तो आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर में जितना भी न्यूज़ हैं उस हर एक न्यूज़ को विथ प्लेसेस न्यूज़ के साथ हम लोग आज कवर करने वाले हैं। क्लियर है? ये पूरा डेली इनिशिएटिव है, डेली करंट अफेयर्स का। ये जितना भी डिफेंस एग्जाम है उसे ध्यान में रखते हुए कवर कर रहा है, जैसे कि CAPF AC हो गया, FCAT CDS NDA है, और जितना भी डिफेंस एग्जाम है उस हर एक डिफेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए इस डेली इनिशिएटिव को हम लोग रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है फर्स्ट न्यूज़ है कि यहाँ पे मरम टाइप अभी जो है न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि जो है PM जनमान एक स्कीम है। इस स्कीम के थ्रू जो है इस टाइप को अपलिफ्टमेंट करने का बात किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कवर करते हैं कि परम जो है ना, मरम जो ट्राइब है, इसका हमें मेजरली कंसंट्रेशन देखने को मिलता है मणिपुर में। क्यों मणिपुर में? क्योंकि ये जो नागा ट्राइब है ना, नागा ट्राइब का एक मेजर ग्रुप है ये। और नागा ट्राइब कहाँ मिलता है? मणिपुर में ही देखने को मिलता है। अभी जो है रिसेंटली कुकी मैती इस तरीके से जो है फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहे हैं। तो ये जो मरम ट्राइब है एक्चुअली मणिपुर में लोकेटेड है। इसका मेजर डिस्ट्रिक्ट अगर बात करोगे तो सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में। वहाँ पे इसका जो है मोस्टली पॉपुलेशन देखने को मिलता है। उसी के साथ जो है इसका मेजर ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर होने वाला है। क्योंकि एट प्रेजेंट भी देखोगे जितना भी ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में जितना भी सोर्सेज हैं, जितना भी वो लोग जो है ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं, प्रोफेशन में इंगेज हैं, तो जो है मोस्टली एग्रीकल्चर में ही इंगेज होते हैं। उसी के साथ हो गए एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे भी हमें इसका प्रोफेशन देखने को मिलता है। और मेन क्रॉप में पेडी हो गया, मिलेट है, मैज है, इन सब चीज़ का जो है मेन क्रॉप देखने को मिलेगा। साथ ही में ये लोग होते हैं पेट्रियार्कल लोग होते हैं। ठीक है, पेट्रियार्कल लोग होते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल याद रखना चिलम है, क्योंकि फेस्टिवल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फेस्टिवल को भी याद रखना। क्लियर है? तो चिलम जो है इसका फेस्टिवल है। और पूछ सकते हैं कि कौन से ट्राइब के द्वारा इसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना, कौन से ट्राइब उसी के साथ कौन से कम्युनिटी के द्वारा इसे जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। बाकी PM जनमान जो है इसी स्कीम के थ्रू जो है इस ट्राइबल एरिया के लोगों को, ट्राइबल पीपल को अपलिफ्टमेंट करने का बात किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये जो है PM जनमान का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसे जो है 15 नवंबर 2023 में लॉन्च किए गए थे जनजाति गौरव दिवस के रूप में। और ये जो जनजाति गौरव दिवस है किसके रेस्पेक्ट में मनाते हैं पता है क्या? बिरसा मुंडा के रेस्पेक्ट में। ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है 15 नवंबर को, है ना। और उसी के रेस्पेक्ट में जो है हम लोग जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इसे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। और ये जो है जितना भी 75 जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, ये जो ट्राइब है, ठीक है, जो मरम ट्राइब है, ये इसी जो है ट्राइबल ग्रुप, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का एक पार्ट है। इस जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम का जो है मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी ट्राइबल ग्रुप हैं, उस ट्राइबल ग्रुप को किस तरीके से हम लोग अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। सोशियल इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ट्राइबल पीपल को, उस ट्राइबल पीपल की जो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करने का काम पूरा जो है इस स्कीम के थ्रू ही किए जाते हैं। बाकी उसका कौन कौन से इसेंशियल सर्विस हैं, उस इसेंशियल सर्विस को किस तरीके से पहुंचाया जा सके, है ना, सर्विस सेक्टर कैसे बिल्ड किया जा सके, ये डिफरेंट डिफरेंट मिशन है जिसके थ्रू जो है इस PM जनमान को यहाँ पे लॉन्च किए गए। और इसी PM जनमान के थ्रू जो है इस स्कीम के थ्रू जो ट्राइबल ग्रुप है उसको अपलिफ्टमेंट करने का बात किए गए हैं। क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे? ये जो स्कीम्स हैं, अब इसका बेनिफिट भी तो होगा। तो बेनिफिट होने वाला है जैसे कि सेफ हाउसिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, जितना भी PVTG फैमिलीज है ना, वल्नरेबल ग्रुप के जो फैमिलीज हैं उसको सेफ हाउसिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी के साथ जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम, हेल्थ सिस्टम, उसी के साथ न्यूट्रिशन को यहाँ पे इम्प्रूव करने का काम इस स्कीम के थ्रू किए जाएंगे। क्योंकि अधिकतर जो देखे होंगे जो ट्राइबल एरिया है, अब ट्राइबल एरिया में जैसे कि जो हॉस्पिटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। तो और उसी के साथ जो एजुकेशन है, एजुकेशन से लेने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, पैदल चल के जाना पड़ता है। तो बहुत सारे इशू होते हैं और इसी इशू को समाधान करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाए गए।
उसी के साथ जो है रोड एंड टेलीकॉम इस सब चीज़ का कनेक्टिविटी लाएँगे, उसी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटी हैं। ये कुछ इसका की बेनिफिट हैं, फोकस एरिया है और इसी स्कीम के थ्रू जो है इस मरम ट्राइब को अपलिफ्टमेंट करने का बात किए हैं। ठीक है, पहला न्यूज़ समझ आया। नेक्स्ट न्यूज़ है, हम लोग वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 20 नवंबर को। ध्यान रखना 20 नवंबर को हम लोग हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं और इसी साल भी हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। इसे और डिफरेंट नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे हो गया, इस तरीके से भी इसे जाने जाते हैं और इसे इस्टेब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्लियर है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किए गए थे और फर्स्ट टाइम जो है इसे 1954 में ऑब्जर्व किए गए थे। इस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन के द्वारा किए जाने के बाद ही फर्स्ट टाइम 1954 में इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे। जैसे 2025 में भी इसको ऑब्जर्व किए गए हैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग। तो 2025 का जो है थीम रहा है माई डे माई राइट। ये जो है 2025 का थीम रहा है, 2025 का कैंपेन रहे हैं और इसी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं कि चिल्ड्रन राइट आर नॉन नेगोशिएबल एंड यूनिवर्सल। क्योंकि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को जैसा सेव करोगे वैसे ही बनने वाले हैं। तो चिल्ड्रन राइट जो है उससे हम लोग नॉन नेगोशिएशन करेंगे, उसी के साथ ये यूनिवर्सल होगा। प्रमोट करेंगे पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रन हैविंग अ चॉइस इन इशू अफेक्टिंग देम। फिर एडल्ट को मस्ट लिसन है, अंडरस्टैंड करना है, एक्ट करना है। ये कुछ इसका की मैसेज है, फोकस एरिया है जो इस जो कैंपेन रखे गए हैं या फिर थीम रखे गए हैं वहाँ से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मेजर एक्टिविटी भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं लेकिन हमें इसको कवर नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ है अजय वॉरियर 25। ये जो अजय वॉरियर 25 है ना, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है और इसे जो है कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया और यूके के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये जो है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय 25। एक होता है बायलैटरल, है ना, बायलैटरल का मतलब होता है कि नहीं दो कंट्री का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना है। लेकिन इसी के कॉन्सेप्ट में एक और आता है मल्टीलेटरल। क्लियर है, तो मल्टीलेटरल का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री है वो लोग आपस में मिल के जो है कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज को कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं मल्टीलेटरल। इसे जो है इस साल का जो है 2025 का 8वां एडिशन रहा है। 17 नवंबर से 13 नवंबर के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? राजस्थान। इसे जो है इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इंडिया के द्वारा ही इसे होस्ट किए जाएंगे। बाकी इसका जो है प्राइमरी फोकस है कि काउंटर टेररिज्म करना। जितना भी टेररिज्म फैला रहा है, जितना भी टेररिज्म यूज़ हो रहा है और टेररिज्म के थ्रू जितना भी नुकसान हो रहा है उसको जो है काउंटर करने के लिए ये ऑपरेशंस का प्राइमरी गोल है। इसी के थ्रू इसे जो है ऑपरेशन को कंडक्ट किए जाएंगे। ये जो है सेमी अर्बन इन्वायरमेंट में कंडक्ट किए जाएंगे क्योंकि राजस्थान का अगर लोकेशंस देखोगे, क्लियर है, उतना वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने को नहीं मिलता। इस पे कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी है, जैसे कि जॉइंट मिशन प्लानिंग एंड ब्रिगेड लेवल में यहाँ पे प्लानिंग होगा, उसी के साथ इंटीग्रेशन होने वाले टैक्टिकल ड्रिल्स, है ना, टैक्टिकल ड्रिल्स का। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है दो फोर्सेस का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब दो फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो सिंपल बात है, यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होगा, स्किल्स एक्सचेंज होने वाले हैं, टैक्टिक्स जो है एक्सचेंज होने वाले हैं। हर फील्ड में यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा क्योंकि दो फोर्सेज आ रहे हैं और दोनों फोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के हैं। ठीक है, तो जो है फिर सिमुलेशन बेस्ड सिनारियो हो गया, कंपनी लेवल यहाँ पे ट्रेनिंग दिए जाएंगे। तो ये जो है पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, ये सब चीज़ किए जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है सभी लोग जो है अनुमान भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन रिस्पांस बहुत अच्छे से बिल्ट होगा। दोनों फोर्सेस के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इंटरपोरेबिलिटी जो होते हैं वहाँ पे ये जो है इन्हेंस देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा। कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा? एक इंडिया का फोर्सेस है और दूसरा जो है यूके के फोर्सेस हैं। अब दोनों फोर्सेस के बीच जो है स्किल्स का एक्सचेंज होगा। उसके साथ बेस्ट प्रैक्टिस में जितना भी शेयर नाम का जो ये है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो शेयर कर सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, यूके जो है किस तरीके से टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है सेम फील्ड के लिए। तो यहाँ से जो है पूरा बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर होगा। उसी के साथ जो प्रोफिशिएंसी है, कॉम्प्लेक्सेस ऑपरेशंस है, उसको किस तरीके से एज अ प्रोफिशिएंसी वे में हमें कवर करना है, ईजी वे में कवर करना है।
ये जो है ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ दोनों फोर्सेस का स्ट्रेंथन बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो अच्छा होना ही होना है। क्लियर है? चलो अगला न्यूज़ है जो कि यहाँ पे इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रहे हैं ग्लोबल बिग कैट समिट 2026, है ना। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। इसे जो है न्यू दिल्ली में होस्ट किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। इसे और भी डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल समिट ऑन बिग कैट कंजर्वेशन, इस नाम से भी जाने जाते हैं। और इसे जो है ऑर्गेनाइज करने का काम जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा इसे किए जाते हैं। बाकी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी बिग कैट जो है उसको कैसे कंजर्व करना है, उसको कैसे ग्लोबल कॉपरेशन के थ्रू जो है स्ट्रेंथन करना है, ये जो है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है। क्लियर है? और बिग कैट के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म पहुंचाना कि किस तरीके से उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से रूल्स बना सकते हैं, है ना, रेगुलेशन बना सकते हैं। ये बिग कैट अलायंस जो है ग्लोबल समिट हो रहा है, इसी के द्वारा इसे कंडक्ट किए जाते हैं। किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल मैकेनिज्म हो गया, इन सब चीज़ को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, इसी के थ्रू जो है इस समिट को ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। फिर बिग कैट कैसे कंजर्व करने के साथ साथ क्लाइमेट रिजिलेंट हो, नेचर बेस्ड यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बस बुकिश लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, उसके बाद उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरीके से हमें इसको प्रॉपर वे में सॉल्यूशन चाहिए। बाकी एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा कि बिग कैट है क्या। देखो बिग कैट का यहाँ पे मतलब होता है जो 7 मेजर बिग कैट है, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन है, लियोपॉर्ड और स्नो लियोपॉर्ड, चीता है ना, और फिर जागुर और पुमा, इसको हम लोग बोलते हैं बिग कैट। बिग कैट जितना भी 7 मेजर बिग कैट है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एनिमल्स हैं, इसको हम लोग जो है बिग कैट बोल रहे हैं। और इसी को कंजर्व करने के लिए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए विद क्लाइमेट रिजिलेंस, क्लाइमेट सस्टेनेबल वे में, उसी के साथ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जितना भी अभी हम लोग बात किए हैं, ये सिर्फ यही जो 7 बिग कैट हैं उसके रेस्पेक्ट में ही बात किए हैं। तो इतना सब अगर ऑब्जेक्टिव ले लेते हो तो सबसे पहले तो क्लाइमेट एक्शंस में बहुत अच्छा ध्यान दोगे। उसी के साथ जो है साउथ साउथ कॉपरेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। उसी के साथ जो हो गया क्लाइमेट फाइनेंसिंग को ले लो, या फिर बायोडाइवर्सिटी में जो कार्बन ग्रिड होता है, कार्बन क्रेडिट होते हैं, उन सब चीज़ को यहाँ पे जो है मेजर स्ट्रेंथन होगा। ठीक है? और इसी के थ्रू जो है इसे समिट को भी हेल्ड किए जा रहे हैं। बाकी इसे ऑर्गेनाइज करने का काम जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के थ्रू ही किए जाते हैं, इसके द्वारा ही किए जाते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल और ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री आपस में मिल के जो है एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम किए हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटर गवर्नमेंटल। एक होता है इंट्रा गवर्नमेंटल। इंट्रा का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री है उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आपस में मिलके जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा। और इंटर का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री आपस में मिलके जो है ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो गया, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एनजीओस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओस हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है, इसे जो है 2023 में ही लॉन्च किए गए थे। 2023 मतलब रिसेंट में ही इसे लॉन्च किए गए थे। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली इंडिया में पड़ता है। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी 7 अभी बिग कैट हम लोग डिस्कस किए हैं, तो बिग कैट को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं विथ ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जितना भी बिग कैट्स अब हम लोग जो है डिस्कस किए वो पूरे के पूरे जो है इंडिया में मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कई ऐसे बिग कैट हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भी हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल कोलाबोरेशंस का बात किए हैं, फैसिलिटेट करना है, ग्लोबल कोलाबोरेशन होना चाहिए, कोलाबोरेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है इस बिग कैट को कंजर्व किया जा सके, इस बिग कैट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। उसी के साथ जो है जितना भी सक्सेसफुल प्रैक्टिस है ना, सक्सेसफुल मिशंस अगर कोई कंट्री के द्वारा चलाए गए हैं, तो यहाँ पे बेस्ट हो कि उसको शेयर करे, जिससे अदर कंट्री भी उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। उसी के साथ सेंट्रल टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एक्सपर्टाइज, रिसर्च फंड,
ये प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कंज़र्व करना है तो फंड की ज़रूरत है, और फंड की ज़रूरत है तो फिर बैक में फंडिंग देने वाला भी होना चाहिए, तो फंड भी आना चाहिए। उसी के साथ किस तरीके से उसको जो है बेटर एनवायरनमेंट दे सकते हैं, किस तरीके से जो है अच्छे से अच्छे लेवल में उसको जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें चाहिए रिसर्च चाहिए, तो रिसर्च भी यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो है मेजर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशंस का। उसी के साथ जो है कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना, पॉलिसी एडवोकेसी करना, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सब चीज़ का होना चाहिए यहाँ पे, और इसी के थ्रू जो है इसे फॉर्म किए गए हैं, और इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, जिससे जो है जितना भी बिग कैट अलायंस है उसको, सॉरी बिग कैट जितना भी स्पीसीज़ है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? चलो, यहाँ पे जो है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इंडियन गवर्नमेंट का ही अवार्ड है, जो कि बिलोंग करते हैं एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर से। ठीक है? नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, क्योंकि अभी रिसेंटली 2025 में इसे अवार्डेड गए हैं। तो अवार्डेड गए हैं, तो ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर के लिए। क्लियर है? इसे जो है लॉन्च किए गए थे, एक मिशन चल रहा है इंडिया में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये मिशन है, और इसी मिशन के थ्रू जो है ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड को यहाँ पे अवार्डेड जाते हैं। तो जो ये अवार्ड है इसे 2021 में फर्स्ट टाइम जो है इसे अवार्डेड गए थे, अवार्ड दिए गए थे अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू। इसे गवर्न करने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे किए जाते हैं। अभी रिसेंटली भी जो है अवार्डेड गए हैं। किसको अवार्डेड हैं इसको अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन इसे भी जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि अदर जितना भी हम लोग नेशनल अवार्ड पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड पढ़ते हैं, तो उसका भी कैटेगरी होते हैं। ठीक है? इसे भी जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि बेस्ट डेयरी फार्मर्स हो गया, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स हो गया, फिर बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस हो गया, एआईटी हो गया। तो ये जो है 3 कैटेगरी हैं, और तीनों कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। अगर फार्मर या फिर कोऑपरेटिव का बात करोगे तो फर्स्ट प्राइज़ के लिए 5 लाख हो गया, सेकंड प्राइज़ के लिए जो है 3 लाख है, फिर थर्ड प्राइज़ के लिए 2 लाख है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइज़ भी दिए जाते हैं। बाकी अगर इसको अवार्ड दे रहे हो तो सिंपल बात है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डेयरी सेक्टर में, डेयरी कोऑपरेटिव में, है ना, उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस अवार्ड को दिए जाओगे। तो पर्पस भी वही है इसका, कि रिकॉग्नाइज करना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय डेयरी फार्मर्स हो गया, कोऑपरेटिव, प्लस किस तरीके से साइंटिफिक कंजर्वेशन करना है, प्लस कैसे डेवलपमेंट होना है, इन सब चीज़ को जो है प्रमोट करने के लिए इसका जो है पर्पस है। उसी के साथ इनकरेज करना है इनोवेशन, सस्टेनेबल मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग, ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। इस जो अवार्ड दिए जा रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। देखो 2025 में जो नोटेबल विनर रहे हैं जिसको अभी अवार्ड दिए गए हैं, अगर बेस्ट डेयरी फार्मर का बात करोगे तो श्री अरविंद यशवंत पाटिल इसको दिए गए हैं, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव में जो कि मीनागड़ी डेयरी कोऑपरेटिव है, जो कि वायनाड केरला है का है, इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। फिर एआईटी में भी इसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, जो कि दिलीप कुमार प्रधान है। तो ये जो है 2025 का नोटेबल विनर रहा है, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू इस अवार्ड को दिए जाते हैं। क्या है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन? इसे जो है 2014 में लॉन्च किए गए थे, और इसे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इसके द्वारा ही किए जाते हैं। और इस जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना है, कैटल्स में हो गया, बैफेलो ब्रीड्स में हो गया, उसको इम्प्रूव करना है, जेनेटिक्स को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। प्लस उसी के साथ जितना भी इंडिजीनियस कैटल्स हो गया, बैफेलो हो गया, उन सब चीज़ को जो है कंजर्व करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम जो है इसी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा किए जाते हैं। उसी के साथ कैसे हम लोग मिल्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फार्मर इनकम को कैसे हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो कि इस फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, है ना? जो कि एनिमल हस्बेंड्री से बिलॉन्ग करते हैं, डेयरी फार्मिंग से बिलॉन्ग करते हैं। इन सब चीज़ को जो है प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम्स को यहाँ पे इस मिशंस को लॉन्च किए गए हैं 2014 में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। मेजर कंपोनेंट में अभी डिस्कस किए कि कंजर्वेशन करना है इंडिजीनियस ब्रीडिंग को, बेस्ट से बेस्ट हम लोग ब्रीडिंग के रेस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना है,
प्रमोट करना है जितना भी इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, जैसे कि गिर हैं, सैवाल हैं, राठी हैं, है ना? तो इसको पूरे को जो है इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। ये जो है इस मिशंस को लॉन्च किए गए थे। ये जो है गोकुल ग्राम इस तरीके से भी इसका स्पेशल सेंटर है। बाकी इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? इतना न्यूज़ समझ आ गया? ठीक। अब यहाँ तक तो पूरा न्यूज़ कंप्लीट हो गया। अभी भी न्यूज़ है जो कि हमें प्लेसेस इन न्यूज़ में कवर करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये प्लेसेस इन न्यूज़ में रहा है, जो कि एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, सेंकाकू। सेंकाकू जो आइलैंड है और इसे जो है दोनों कंट्री के द्वारा क्लेम किए जाते हैं, जापान के द्वारा भी और चाइना के द्वारा भी। और ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। आइलैंड मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अब इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाने जाते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। जापान में अलग नाम से जाने जाते हैं, चाइना में अलग नाम से जाने जाते हैं, ताइवान में इसे डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। इसका अगर लोकेशन देखोगे तो ये रहा। ये जितना भी ये मार्किंग है ना, ये वाला, ये जो एरिया है, ये सेनकाकू जो आइलैंड है। अब देखो चाइना के पास है तो चाइना के द्वारा भी इसे क्लेम किए जाते हैं, और ये जो है जापान रहा। अब जापान भी बोलते हैं कि ये भी अपना ही टेरिटरी है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों के द्वारा इसे जो है क्लेम किए जाते हैं। लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम एट प्रेजेंट जो है जापान के द्वारा ही किए जाते हैं। थोड़ा सा अगर इसका हिस्ट्री जानोगे तो इसे जो है सर्वे किए गए थे, है ना? इस जो आइलैंड है, इस आइलैंड को जो है सर्वे किए गए थे और कन्फर्म भी किए गए थे जापान के द्वारा। और कन्फर्म कर ली हो, सर्वे कर ली हो, तो सीधी सी बात है अपने टेरिटरी में इसको इंक्लूड करोगे ही करोगे। लेकिन जैसे ही WR हुआ, है ना, वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसके बाद क्या है कि फिर से जो है चाइना आए और चाइना ने क्लेम करना अपना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, चाइना के द्वारा भी इसे क्लेम किए जाते हैं और जो है जापान, इसके द्वारा भी इसे क्लेम किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इतना आइलैंड है, अब इस आइलैंड को क्लेम क्यों कर रहे हैं, इसका भी तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा। तो देखो यहाँ पे जो जियोलॉजिकली अगर बात करो या फिर जियोपॉलिटिकली अगर बात करोगे तो सेंसिटिव वाटर एरिया है। अब देखो यहाँ पे ये जो है इस जापान का लोकेशन, सॉरी ये जो है सेंकाकू आइलैंड का लोकेशन। अब सेंकाकू आइलैंड अगर इसका देखोगे तो एक तो चाइना के पास है और जापान के भी पास है। अगर यहाँ पे सपोज करो कि दोनों के बीच अगर मान लो वार हो रहा है, तो एक सेंसिटिव इशू ये बन सकता है कि इस एरिया में अगर जो कोई भी अगर अपना पूरा आर्म एंड एनुमेशंस को अगर स्टोर करेंगे, तो उसको जो है फाइट करने में, लड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ये पॉलिटिकली जो है बहुत सेंसिटिव एरिया है। उसी के साथ जो है यहाँ पे फिशरीज सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट है। देखो आगे लिखा होगा, यहाँ पे देखो रिच फिशिंग हो गया, फिशिंग ग्राउंड भी बहुत अच्छे से बनते हैं। उसी के साथ कंटिनेंटल शेल्फ एरिया भी है, जहाँ पे ऑयल हो गया, गैसेज़ हो गया, इस सब चीज़ का जो है रिज़र्व हमें देखने को मिलता है। तो दोनों सेंस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे इकोनॉमिकली बात करो, चाहे सोशियो पॉलिटिकली बात करो या फिर इको पॉलिटिकली बात करो, बहुत सेंसिटिव इशू है। इसी वजह है एक जिसके द्वारा चाइना के द्वारा भी इसे क्लेम किए जा रहे हैं और जापान के द्वारा भी इसे क्लेम किए जा रहे हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट जो है साकुराजिमा वोल्केनो। अब ये जो साकुराजिमा वोल्केनो है, रिसेंटली इसका हमें इरप्शन देखने को मिला है। क्लियर है? यह भी रिसेंटली इरप्टेड हुए हैं, जो कि स्ट्रेटोवोल्केनो का ही एक टाइप है, जो स्ट्रेटोवोल्केनो का ही एक टाइप है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो है, और इसका टाइप अगर बात करोगे तो एक्टिव वोल्केनो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड। एक्टिव वोल्केनो का मतलब होता है कि फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते ही रहते हैं, है ना, 1 महीने में, 2 महीने में पूरा इरप्शन ही हमें देखने को मिलता है। तो ये अगर इसका स्टेटस जानोगे तो एक्टिव वोल्केनो है, और इसी के थ्रू जो है अभी ये साकुराजिमा वोल्केनो, इसका इरप्शन हमें देखने को मिला। कहाँ पे है? जो क्यूशू आइलैंड है ना जापान का, वहीं पे जो है इसका हमें इरप्शन देखने को मिला, और लोकेशन यहीं पे है। जो क्यूशू आइलैंड है वहीं पे इसका लोकेशन है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? देखो इसका लोकेशन, ये जापान हो गया। अब जापान में एक आइलैंड है, जापान में एक आइलैंड है ये वाला, और यही आइलैंड है ना, यहीं पे जो है हमें इसका इरप्शन देखने को मिला है। ठीक, तो ये लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। चलो, तो ये तो हो गया पूरा 20 नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहा है। हर एक न्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल के साथ कवर किया है। इस पूरे क्लास का जो साइट है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।
हैव अ ग्रेट डे।